गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 8वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक दे रखा है उर्वरकों की मृदा पर अभिक्रिया या फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सट्टा है और जो पार्ट का अंतिम वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बारे में आपने काफी स्टडी की। अलग अलग उर्वरकों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग रासायनिक सूत्र होते हैं और अलग अलग प्रकार के गुणधर्मों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। बेसिकली इस चीज को आप जानते भी हैं। आज हम उर्वरक पढ़ने जा रहे हैं। 7वां उर्वरक है सल्फेट ऑफ पोटास। क्या? सल्फेट ऑफ पोटास या कह सकते हैं पोटेशियम सल्फेट। रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। बेसिकली ये भी पौधों को डायरेक्ट पोटेशियम तत्व की आपूर्ति करने में विशेष भूमिका प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी पोटेशियम की विशेष भूमिका, पोटेशियम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों को प्रदान करने में इस उर्वरक की भूमिका रहती है। मर्यूरेट के बारे में भी आपने देखा था। पोटेशियम क्लोराइड था जो पोटेशियम क्लोरीन युक्त उर्वरक था, जबकि सल्फेट ऑफ पोटास ये क्लोरीन रहित पोटेशियम युक्त उर्वरक बताया गया है। इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी लगभग मिलती जुलती, दोनों उदासीन प्रकृति के होते हैं और दोनों ही आप मृदा में बिखरे करवाते हैं, आयन टूटते हैं, तो दोनों का इक्वल कंडीशन है। बट क्लोरीन कंपेयर टू इसकी तुलना में अधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर लेती है, विषैला प्रभाव अधिक उत्पन्न करती है, जबकि सल्फेट वाला कंपाउंडेड है, इसका विषैला प्रभाव कम देखने को मिलता है। तब ये मर्यूरेट की तुलना में क्या है? अधिक महंगा उर्वरक भी बताया गया है। देखिए सिंपल प्रोसेस आपके सामने दे रखा है एनालिटिकल मैटर, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये क्लोराइड रहित पोटेशियम युक्त उर्वरक बताया गया है। क्लोराइड रहित है, क्लोराइड की मात्रा इसमें अनुपस्थित है, ध्यान देना। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4। रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 और नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। इस उर्वरक का निर्माण लिग्नाइट खनिज के विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तब आपके पोटेशियम सल्फेट उर्वरक का निर्माण हो जाता है। लिग्नाइट खनिज का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इंपॉर्टेंट है K2SO4.2 मैग्नीशियम सल्फेट आयन के रूप में कंपोनेंट होता है पूरा यौगिक रूप में, और इसकी अभिक्रिया को करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। देन आपके क्या जनरेट हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट कंपाउंड जनरेट हो जाता है। बेसिकली आपको दिमाग में से रिएक्शन आपने लिख रखी है कि पोटेशियम सल्फेट टू मैग्नीशियम सल्फेट, या डायरेक्ट अपन कह सकते हैं लिग्नाइट खनिज के अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ अपन करवाते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु मुक्त हो जाते हैं तथा पोटेशियम सल्फेट अणु क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। देखते हैं इसका संगठन आपको बेसिकली बता रखा है कि इसमें नमी 1.5%, पोटेशियम की मात्रा 48% 48 से 50% पोटेशियम देखने को मिलता है। क्लोरीन 2.5% के आसपास, बहुत कम मात्रा में होती है नगण्य की तुलना। और सोडियम की मात्रा भी कुछ मात्रा में सोडियम उपस्थित होता है, 2.0% के आसपास क्या होता है? सोडियम देखने को मिलता है। सामान्य इसके गुणधर्म अपन देखें तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीकृत ठोस यौगिक है। पोटेशियम की मात्रा 48 से 50% होती है। जल में शीघ्र विलयशील, आर्द्रता ग्रही का व्यवहार नहीं करता है। सल्फर 23 से 48% पाया जाता है और ये पोटेशियम का महंगा उर्वरक बताया जाता है। तथा इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रकृति उदासीन। प्रकृति कैसी है इसकी? उदासीन। देन अपन अम्लीय एवं क्षारीय मृदा प्रथाएं पे भी इसको अप्लाई करके अपन प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार से मृदा में न तो क्षारीयता उत्पन्न करेगा, नहीं अम्लीयता उत्पन्न करता है, तो किसी भी मृदा में अपन सुटेबल रूप से इसको उपयोग में ले सकते हैं। बात दिमाग में रहेगी। एक बार पुनः अपन दोहरा रहे और फिर बाद में अपन देखते रहेंगे मृदा अभिक्रिया तथा फसल पर क्या इफेक्ट होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए पुनः देख लीजिए एक बार कि ये क्लोराइड रहित पोटेशियम युक्त उर्वरक बताया गया है। रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। इस उर्वरक का निर्माण लिग्नाइट खनिज के
विलेन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, देन आपको पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। आगे देखते हैं संघटन की बात। नमी इसमें देखने को मिलती है 1.5%, पोटेशियम की मात्रा होती है 48%, क्लोरीन 2.5% और सोडियम 2.0% के आसपास देखने को मिलती है। यह उसका संघटन बेसिकली पूरी कौन कौन से पार्टिकल इसमें उपस्थित होते हैं, तो गहनता से अध्ययन करने पर इस प्रकार से पार्टिकल देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसके बेसिकली क्या गुणधर्म है। गुण देखने पर आपको मिलता है कि सफेद रंग का क्रिस्टलीकृत ठोस यौगिक है, पोटेशियम की मात्रा 48 से 50% होती है, जल में शीघ्र विलयशील, आर्द्रता ग्राही का व्यवहार नहीं करता है। आर्द्रता ग्राही का यहाँ पे तात्पर्य क्या कि नमी को किसी प्रकार से एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी नहीं होती, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, नमी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो खराब नहीं होगा कंपाउंड। सल्फर 23 से 48% होता है। ये पोटेशियम का महंगा उर्वरक बताया गया, पोटेशियम का महंगा उर्वरक के रूप में जाना जाता है और इसकी प्रकृति होती है आपकी उदासीन प्रकृति का कंपोनेंट है। तो दिमाग बात रहेगी, बेसिक जो आपको मैटर दे रखा है उसको आप व्यवस्थित रूप से पढ़ें, ध्यान रखें। इस पूरे मैटर का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन जा रहे हैं मृदा अभिक्रिया तथा फसल पर क्या इसका इफेक्ट है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, देखिए आगे आगे आप देखते हैं पोटेशियम सल्फेट की मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो आप देखते हैं जनरल जैसे पोटेशियम क्लोराइड या मरयूरेट की अभिक्रिया जैसे थी वैसे वैसे इसकी भी अभिक्रिया देखने को मिलती है। सारी प्रॉपर्टी उसी के समान देखने को मिलती है, परंतु उसमें क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से पौधों पर विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता था और इसमें ऐसा कोई प्रभाव जनरेट नहीं होता है। देन इस मृदा को क्या माना गया है, मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक क्या माना गया है, लाभकारी बताया गया है। देखिए जैसे अपन पोटेशियम सल्फेट को मृदा में मिलाते हैं तो मृदा में मिलाने पर क्या होगा, आयनों में अपघटित होता है। किसमें टूटता है, आयनों में अपघटित होता है। आयनों में अपघटित होकर पोटेशियम प्लस सल्फेट आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे आयन जनरेट होते हैं तो आप देखते हैं पोटेशियम पर पॉजिटिव आवेश होता है और मृदा पर नेगेटिव आवेश होता है, जो विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से कोलाइडिंग विलीन के रूप में क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। पोटेशियम आयन मृदा पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। एग्जाम्पल बेस पे मान लो कैल्शियम युक्त मृदा है, उसकी अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ अपन करवाते हैं। देन पोटेशियम कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे क्या आ जाता है, पोटेशियम सल्फेट के स्थान पे जुड़ जाता है और कैल्शियम सल्फेट उससे क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाता है। तो धीरे धीरे मृदा में क्षारीयता की मात्रा क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। यह उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है तब मृदा में अम्लीय या क्षारीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रभाव दर्शाने का कार्य नहीं करेगा। सोने वाली मृदा में मतलब अधिक क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। भारी मृदा की तुलना में हल्की व मध्यम आकार की मृदा के लिए इस उर्वरक का प्रयोग लाभकारी बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन जनरली जानते हैं कि पोटेशियम सल्फेट की मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस चीज को आप दिमाग रखना, बाकी मटेरियल दिमाग से बाकी मृदा के रूप में नाम से जाना आप दिमाग रखना, इसमें बताया गया है। और प्रकृति कैसी एक दो पॉइंट आप सुटेबल कंडीशन दिमाग में से पूरा मैटर क्या कर सकते हैं। देखिए मृदा में मिलाने पर आयनों में अपघटित होकर पोटेशियम व सल्फेट आयनों का निर्माण करते हैं तथा पोटेशियम आयन मृदा पर अधिशोषित हो जाते हैं। आपने दूसरे पार्ट में स्टडी की थी तब आपको पता है कि मृदा के अलग अलग कोलेट्स पड़े थे, तो उसमें मृदा पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। और ऋण आवेश आने की वजह से पोटेशियम आयन पॉजिटिव आयन वाले ऋण आवेश की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के होते हैं, जॉइंटेड हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो मृदा से एक यौगिक के रूप में जॉइंटेड के रूप में इस प्रकार से जुड़ जाता है ताकि उसका पोटेशियम का ह्रास होता ही नहीं और पौधे को लंबे समय तक पोटेशियम प्राप्त होता रहता है। अभी के इस रूप में अपन ने रिप्रेजेंट की कैल्शियम युक्त मृदा अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम युक्त मृदा का निर्माण होता है प्लस कैल्शियम सल्फेट का निष्कासन हो जाता है और इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं तो मृदा में क्षारीयता की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो सकती है। या अपन कहें उसमें नॉर्मली पोटेशियम की मात्रा इंप्रूवमेंट तथा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा कैल्शियम है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भूमिका निभाता है। वैसे देखिए जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा मृदा से हटती है पोटेशियम या सोडियम आयन जुड़ते हैं तो मृदा में क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है। देखिए
आगे देखते हैं ये उदासीन प्रकृति का होता है तब मृदा में अम्लीय क्षारीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। सोने युक्त मृदा में सोने वाली क्षारीय मृदा के लिए इसका प्रयोग लाभदायक होता है। सोने वाली मृदा के लिए ये लाभकारी होता है। भारी मृदा की तुलना में हल्की और मध्यम आकार की मृदा के लिए लाभकारी होते हैं। ये लाभकारी होते हैं, ये जोड़ देना कोई नेसेसरी नहीं है, जोड़ तो भी चलता है, परंतु आप ये लगा के ऐसे पूरे सेंटेंस को सेटिस्फाइड करने के लिए आप जोड़ सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे हम देखने जा रहे हैं वो है आपके फसल पर इसका क्या इफेक्ट होता है, डायरेक्ट फसल किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस चीज को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार पूरे मैटर का पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृदा विक्रिया से संबंधित आपके पोटेशियम ग्रुप की मृदा विक्रिया पूछे किस प्रकार से, तो आप उसको याद कर सकते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे देखते हैं पोटेशियम सल्फेट उर्वरक का प्रयोग करने पर फसल पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली आप देखते हैं इससे फसल को डायरेक्ट पोटेशियम आयन K+ आयन के रूप में ग्रहण होते रहते हैं। जल में शीघ्र घुलनशील होने के कारण फसल को शीघ्रतापूर्वक इसकी प्राप्ति होती रहती है पोटेशियम आयन की। ये सभी फसलों के लिए उपयोगी उर्वरक है। फसलों के उत्पादन तथा गुणवत्ता में सुधार लाने में विशेष भूमिका निभाता है। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय पत्ती, कॉफी, प्याज आदि फसलों के लिए उपयोगी उर्वरक बताया गया है। जबकि मर्यूरेट था, पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक था, वो इन फसलों के लिए क्या था, हानिकारक, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा बढ़ने से इस फसल के उत्पादन पर हानिकारक उत्पन्न होता है। उसको आपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। खट्टे फलों में रस को बढ़ाने कार्य करता है तथा बुआई से इसको भी पहले प्रयोग करें तथा खड़ी फसल में बिखेरे नहीं। कई प्रकार के ऐसे उर्वरक होते हैं, उसको यूरिया जैसे होते हैं उसको खड़ी फसल में बिखेर के भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसको डायरेक्ट अपन खड़ी फसल में बिखेर के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जनरली इस प्रकार से अपन जानते हैं अलग अलग उर्वरकों की अलग अलग गुणवत्ता होने से फसल पर उसका अलग अलग इफेक्ट होता है और अलग अलग तरीके से उसको प्रयोग करना उचित बताया गया है। तो इस प्रकार से अपन ने डिस्कस किए। 7 आपके उर्वरक दे रखे थे, 7 उर्वरकों को आपने पढ़ा, उनकी अभिक्रिया, संगठन, क्या रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम क्या है, क्या उसकी गुणवत्ता है और फसल पर क्या इफेक्ट होता है और मृदा विक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, सारी चीज़ों को अपने डिस्कस किया। तो आपको समझ में आता है कि 7 उर्वरकों को एक चार्ट पे आप बना के व्यवस्थित रूप से घर बैठ के होमवर्क के रूप में पूरे मैटर को शॉर्ट में आप रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, ताकि स्कूल खुलने से पहले ही आप पूरे उर्वरकों को एकदम व्यवस्थित रूप से, शॉर्ट सिंपल पार्ट था एकदम छोटा सा और व्यवस्थित पार्ट दे रखा है। और ये पार्ट डायरेक्ट आपको एग्जाम में 4 नंबर के सवाल के रूप में आपके सामने पेश होता है। एक तो 4 नंबर का डायरेक्ट सवाल बनता है और बाकी 2-2 नंबर के 2 सवाल बनने की संभावना रहती है। तो ये था आपके उर्वरक से रिलेटेड मैटर। अब अपन आगे देखते हैं अगला टॉपिक इसी में आपके आ रहा है और लास्ट टॉपिक है वो, उसमें आप डिस्कस करोगे उर्वरकों के अधिक प्रयोग करने से मृदा पर क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। उर्वरकों का अधिक मृदा पर आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो उसका क्या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है, किस प्रकार से प्रभावित मृदा करते हैं, उस चीज को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपन प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज चाहे हो तो उसको आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपन डालेंगे तो हर चीज क्या होती है, हानिकारक होती है। मान लो मृदा में आप फसल उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक मृदा की कैपेसिटी से अधिक मात्रा में आप उर्वरक डालोगे तो धीरे धीरे मृदा पर डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। मृदा में मलिता या क्षारीयता गुणधर्म बढ़ने से मृदा में उसकी संरचनात्मक दृष्टि से कई प्रकार से विकृतियां उत्पन्न रहती है और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता रुक जाती है और डायरेक्ट मृदा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसमें अपन देखेंगे एक तो सारी उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा अधिक क्षारीय हो जाएगी और अम्लीय उर्वरकों का लंबे समय तक प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से क्या इफेक्ट जनरेट होता है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो आपके सामने मैटर रिप्रेजेंट कर रखा है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन देखने जा रहे हैं मृदा में आवश्यकता से अधिक उर्वरक डालने पर क्या इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखिए
जनरली उर्वरकों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर मृदा पर डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अपन जानते हैं कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपन कोई भी चीज का उपयोग करते हैं तो वो क्या करती है, हानिकारक प्रभाव दर्शाती है। जनरली अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी मैटर क्या दे रखा है कि खेती में रासायनिक उर्वरकों का अनुचित तथा असंतुलित रूप से प्रयोग करने से मृदा पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का इतना अधिक असंतुलित रूप से प्रयोग हो रहा है कि इसके दुष्प्रभाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब मान लो बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों को प्रायोरिटी दी थी, परंतु इतनी प्रायोरिटी जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी उतनी दी, परंतु वर्तमान समय में किसान स्वार्थीपन के दृष्टि से या लोभ की दृष्टि से फसल को अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करने की दृष्टि से वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में कई प्रकार के उर्वरक खेतों में डालते रहते हैं, जिससे मृदा पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है और फसल भी क्या होती है, कई प्रकार से इफेक्टेड फैक्टरों से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अपन देखते हैं देश के कृषि क्षेत्र में पौधों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग अनिश्चित मात्रा में किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए बोरावोर में किसान उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करता रहता है। अंधाधुंध मतलब अनलिमिटेड मात्रा में, जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं और उससे भी अधिक मात्रा में क्या डाल रहे हैं, ये पोटेशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस युक्त उर्वरकों को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है। इनमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का देखें तो यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। यूरिया आवश्यकता से अधिक मात्रा में खेत में डाला जा रहा है। इनमें इससे मृदा में गौण रूप से सूक्ष्म जैव पोषक तत्वों की मात्रा घटती जा रही है और परिणाम स्वरूप मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अपन देखते हैं हर चीज आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपन मिलाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका भी प्रभाव फसल पर देखने को मिलता है। दिमाग बात नहीं। इसमें देखते हैं उर्वरकों को अधिक प्रयोग करने से मृदा पर मुख्य रूप से दो प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलते हैं। या तो मृदा धीरे धीरे अम्लता कम हो जाएगी या क्षारीयता कम हो जाती है। देखिए उर्वरकों के प्रभाव के अकॉर्डिंग उर्वरकों को दो कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, अम्लीय उर्वरक तथा क्षारीय उर्वरक। अम्लीय उर्वरक के रूप में आपके उदाहरण 3-4 रिप्रेजेंट क्या रखे हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डीएपी, डाइअमोनियम फास्फेट। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मृदा में अम्लता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और क्षारीय उर्वरक सोडियम होते हैं जो सोडियम नाइट्रेट के रूप नाम से जाना जाता है और ये मृदा में क्या बढ़ाएंगे, क्षारीयता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बेसिकली आपके दिमाग बात होनी सही है। आगे देखते हैं कि अम्लीय उर्वरकों को उदाहरण को कुछ अभिक्रिया के रूप में, मृदा अभिक्रिया के रूप में समझा के आपको निरूपित किया जा रहा है कि मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है और क्षारीय उर्वरक की मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो जनरली अपन दोनों पर आधारित, दोनों बेस पर आधारित दो अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करके आपको बताया जा रहा है। देखिए पहले अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जनरली अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया मैंने लिखी है अम्लीय उर्वरकों के प्रभाव के अंतर्गत कि अमोनियम सल्फेट, अमोनिया प्लस सल्फेट आयनों में क्या होता है अपघटित। जैसे मृदा में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं तो मृदा से कैल्शियम आयनों को रिप्लेस करके अमोनियम आयन जुड़ जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट बाहर निकलता है। वो निक्षालित की प्रक्रिया द्वारा मृदा से क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम की मात्रा डिस्पर्स होती रहती है। और वैसे वैसे देखें क्षारीय उर्वरक की बात करें तो क्षारीय उर्वरक में सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया कैल्शियम युक्त मृदा के साथ करवाते हैं तो वहाँ से कैल्शियम को हटा के सोडियम आयन की मात्रा बढ़ती है और मृदा में सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने से मृदा में भी धीरे धीरे आप जानते हो क्षारीयता क्या होती है, इंक्रीजेज होती है और कैल्शियम नाइट्रेट अपने आप निक्षालित हो जाता है, लवण जल में घुलनशील है। अब देखते हैं अत्यधिक मात्रा में मृदा पर अमोनियम आयन एब्जॉर्ब होने से भी उनका नाइट्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा वो नाइट्रेट में तथा पुनः नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और H+ नाइट्रेट तो पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और H+ आयन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा में अम्लता को बढ़ाने में मुख्य भूमिका प्रदान करता है। तो काफ़ी चीज़ों को इनको आप देखते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। पहले पूरे मैटर का आप एक बार इसके शॉट ले लीजिए, फिर बाद में एक अभिक्रिया को मैं समझाता हूँ पूर्ण रूप से। बाकी ऐसे ऐसे सेम टू सेम यूरिया की अभिक्रिया भी ऐसे होती है,
अमोनियम नाइट्रेट की अभिक्रिया से होती है, सभी अभिक्रिया सेम टू सेम होती है जो पिछले चैप्टर में आपने डिस्कस कर रखा है। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। देखिए आगे आप देखते हैं कैल्शियम युक्त मद्दा है, सारी कैल्शियम युक्त मद्दा की अभिक्रिया अमोनियम सल्फेट के साथ करो, अमोनियम नाइट्रेट के साथ करो, चाहे यूरिया के साथ अभिक्रिया करो तो आपके क्या जनरेट होता है, अमोनियम युक्त मद्दा का निर्माण होता है और साइड प्रोडक्ट आपके बनते हैं लवण, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट जो जल में घुलनशील होते हैं और निक्षालित हो धीरे धीरे सोडियम के स्थान पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये जल में घुलनशील होते हैं और जो धीरे धीरे जल में विलय होकर मद्दा से निक्षालित हो जाते हैं और मद्दा में उपस्थित अमोनियम युक्त आयन वो ऑक्सीडाइज होते हैं, नाइट्रोसोम जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलते हैं और साथ में नवजात हाइड्रोजन जनरेट करते हैं और पुनः नाइट्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो पौधों द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं और मद्दा पर उपस्थित और कैल्शियम की थोड़ी बहुत भी मात्रा है वो नवजात हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर अम्लीय मद्दा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं धीरे धीरे मद्दा में से पूर्ण रूप से कैल्शियम आयन क्षारीयता बढ़ा के अम्लीयता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपन देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मद्दा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानिकारक प्रभाव जनरेट होते हैं। क्षारीय तथा लवणीय मद्दा पर इनका हानिकारक प्रभाव देखा जाता है। सोडियम आयन की अधिकता के कारण पूर्ण पीड़न से मद्दा में संरचना खराब हो जाती है। जब आप क्षारीय मद्दा की बात करते हैं तो क्षारीय में और आप क्षारीय रूप को आवश्यकता से अधिक मात्रा मिलाओगे तो धीरे धीरे मद्दा की संरचना क्या हो जाएगी, बेसिकली खराब हो जाती है। मद्दा में वायु संचार बंद हो जाता है और वायु संचार की कमी के कारण सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अत्यधिक क्षारीय मद्दा में अत्यधिक मात्रा में क्षारीय मिलाने से मद्दा की संरचना खराब हो जाती है और कई प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानिकारक प्रभाव देखने को आपको मिलते हैं। जनरली आप देखते हैं सोडियम की अधिकता वाली मद्दा में थोड़ी सी मात्रा में नमी में जुताई करने पर कीचड़ता सूखने पर ढेले बन जाते हैं जिससे जुताई करने में कठिनाई आती है और सोडियम की अधिकता होने से मद्दा की पारगम्यता कम हो जाती है जिससे मद्दा में अतिरिक्त जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और जल धारण करते हुए क्या हो जाएगा, कीचड़ उत्पन्न हो जाता है। क्षारीय मद्दा में सोडियम की अधिकता से फास्फोरस, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम की मात्रा अधिक होने से विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं जो पौधों में क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपको विद्या समझा रखी है, अम्लीय प्रभाव को समझा रखा है मैंने और सारी मद्दा को आपको पहले रिप्रेजेंट करके बताया। कैल्शियम युक्त मद्दा की सोडियम अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया हुआ है, अमोनियम युक्त मद्दा प्लस सोडियम कैल्शियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है और वो मद्दा में क्या होता है, जल के साथ घुलकर निक्षालित हो जाता है। ऐसे कैसे कैल्शियम युक्त मद्दा की अभिक्रिया अमोनियम नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो अमोनियम मद्दा प्लस कैल्शियम नाइट्रेट निर्माण होता है, ये भी लवण है जो जल में घुले होकर मद्दा से निक्षालित हो जाते हैं। कैल्शियम युक्त मद्दा की अभिक्रिया यूरिया के साथ करवाते हैं जल की उपस्थिति में, तो आप जानते हो पहले डायरेक्ट यूरिया जल के साथ मिले होगा और यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है अमोनियम कार्बोनेट में, इसकी पहले रिएक्शन होगी। बेसिकली पहले इसकी रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होती है क्या बनाती है, आपकी अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है, अमोनियम कार्बोनेट ये बनाती है। क्या पहले यूरिया जल में घुलकर यूरिया एंजाइम की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। अमोनियम कार्बोनेट पुनः कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके आपके अमोनियम युक्त मद्दा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार से जनरली रिएक्शन देखते हैं तो एक एक कंपाउंड की अलग विशेषता होती है। सभी में अमोनिया युक्त मद्दा निर्मित होती है तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होती है नाइट्रोजन जीवाणु की उपस्थिति में, तब नाइट्राइट बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्राइट, और जल मुक्त होता है और साथ में नवजात हाइड्रोजन। ये क्या है, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन जनरेट होती है। अब देखते हैं पुनः नाइट्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रो
बैक्टीरियल जीवाणु की उपस्थिति में क्रिया करके नाइट्रेट बनाती है जो पौधों द्वारा अधिशोषित हो जाता है और मृदा में थोड़ी बहुत मात्रा में कैल्शियम रहे वो नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन कैल्शियम से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और मृदा में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ना अर्थात मृदा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ना, ऐसा इस चीज को आप 5वें पार्ट में डिस्कस भी किया था। और कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि आपके उर्वरकों की मृदा के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है और फसल पर किस प्रकार से इफेक्ट थे। तो आपने एक एक चीज को आपने विस्तार रूप से स्टडी किया, व्यवस्थित रूप से समझा, प्रत्येक वीडियो लेक्चर को व्यवस्थित रूप से देखे। और इस पार्ट की आपको मैं PDF कल सेंड करूँगा जिसको आप व्यवस्थित रूप से इस चीज को क्लैरिटी के साथ व्यवस्थित समझे। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट उसके उस चीज़ की समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो सिलेबस है उसी को व्यवस्थित रूप से बार बार दोहराते रहे ताकि जितना भी मटेरियल आपको एग्जाम संबंधित पूछा जाता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचना कि जैसे आपके लॉकडाउन की वजह से सिलेबस डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा, ये मटेरियल कहाँ काम आएगा। तो इस चीज़ को आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित जितना ही आपके सिलेबस में मैटर होता है चैट मैट के एग्जाम में, तो वो सारे पार्ट इसमें दे रखे, तो सारे पार्टों को आपको व्यवस्थित रूप से समझना नेसेसरी हो जाता है। देन प्रत्येक पार्ट को आपको गहन दृष्टि के साथ पढ़ना है। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट उसके उससे 10 समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं हो, घर बैठ के आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।